हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमने नया स्टार्ट किया है, सर्कल यानी कि वृत्त, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ टॉपिक्स और उसके रह जाते हैं, उस पर हम बात करते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, सक्सेस के लिए यानी कि किसी कामयाबी के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं होता, कोई एलिवेटर या लिफ्ट नहीं होती। यू हैव टू टेक द स्टेप्स, यानी स्टेयर्स, आपको सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चलना पड़ता है, तो ही जाके आप अपने गोल पे पहुंचते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि आप एक इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, आपने सोचा एक डॉक्टर बन जाओगे, या फिर आपने सोचा एक अच्छे प्लेयर बन जाओगे, तो आपके सोचने मात्र से आप बन नहीं जाओगे। आपको उसके लिए स्टेप दर यानी कि जो उसके लिए आपको जरूरी है, वो सब चीजें आपको सीखनी जरूरी है। आप किसी एक चीज में परफेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीज हासिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छे बैट्समैन बनने के लिए, आप एक क्रिकेटर, एक प्लेयर बनना चाहते हैं, प्लेयर बनने के लिए केवल आपकी बैटिंग होना ही अच्छी नहीं है, आपकी फील्डिंग भी होना अच्छी है। ठीक है, अगर आप ऑलराउंडर बनना चाहते हैं तो आपकी बॉलिंग होना भी अच्छी है, बैटिंग होना भी अच्छी है। तो केवल एक फील्ड पे काम नहीं करते हैं, या फिर डायरेक्ट जो हम आप बोलते हैं ना कि डायरेक्ट हम नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज पे हमें वर्क करना होता है। और ये पढ़ाई के साथ भी है। आप चाहते हो कि 9th में आप टॉप करो, 10th में टॉप करो, अच्छे नंबर आपके आए, तो केवल एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करने से आपको नहीं होगा। आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो रेडियस आप लोगों को पता है, सेंटर से केंद्र किसी भी सेंटर से अगर सर्कल की बाउंड्री को छू रही है जो लाइन, उसको हम रेडियस बोलेंगे। डायमीटर आपका आ जाता है जो पूरा होता है, डायमीटर मतलब जो पूरी लाइन, यानी कि जो रेडियस का क्या होता है, जो रेडियस का डबल होता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डायमीटर होता है। इस तरफ आपको देखने को दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका डायमीटर हो गया यहाँ पे। तो ये डायमीटर पूरा, ये डायमीटर होते हैं जो, और डायमीटर की मेन बात है कि सेंटर से होके डायमीटर जाता है। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ से ऐसे लगा दिया तो वो आप इसको डायमीटर बोले, नहीं, ये कॉर्ड आता है। ठीक है, फिर आगे हम आए, आगे हम बढ़े, जिसमें हमने देखा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होती है परिधि, यानी कि पैरामीटर ऑफ द बाउंड्री या पैरामीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस परिधि इसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। फिर आगे बढ़े, आगे आपने देखा कॉर्ड, यानी कि जिसको हम जीवा बोलते हैं। तो वृत्त के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं, यानी कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग विद इन द सर्कल। सर्कल के अंदर जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है, उसको आप क्या कहोगे, जैसे ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, एंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। डायमीटर का सेंटर से पास होके जा रहा है, तो ये क्या है, ये भी एक कॉर्ड है। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है। ठीक है, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फिर आगे बढ़ते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क मतलब आपको पता ही है, आर्क मेजर आर्क, माइनर आर्क, सिंपल सी बात है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे चीजें आपको दिख रही हैं, ये आपका आर्क हो गया। दिस इज मेजर आर्क, दिस इज माइनर आर्क, सिंपल सी बात है। फिर आते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल में। अगर हम किसी सर्कल को दो भागों में बांट देते हैं एक लाइन से, तो ऊपर वाला आपका कहलाएगा मेजर सेगमेंट, नीचे वाला कहलाएगा माइनर सेगमेंट। जीवा से यानी कि किसी कॉर्ड से अगर हम सर्कल को बांट देते हैं, तो वो दो शब्दों में हो जाता है, एक दीर्घ वृत्तखंड, एक लघु वृत्तखंड। फिर वैसे ही आपको दिखता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल कैसे बनता है, सेक्टर ऑफ द सर्कल बनता है दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है। ये रेडियस हो गया सेंटर से, सेंटर से जो भी लाइन सर्कल को छुएगी वो रेडियस होगी, तो ये रेडियस हो गया। ये भी रेड, तो रेडियस के बीच जो भी एरिया आएगा उसको हम सेक्टर बोलेंगे। तो ये आपका कम वाला एरिया माइनर सेक्टर हो गया, बड़ा एरिया ये मेजर सेक्टर हो गया। फिर आगे हम बढ़े, एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड द्वारा बनाया गया एंगल। तो ये बहुत इजी या बहुत मेन टॉपिक था, ये भी मेन टॉपिक है भी। तो ये कॉर्ड आपको यहाँ देख रही है, जो मैं येलो से कर रहा हूँ, सी डी, एक कॉर्ड हमारे पास यहाँ पे है। ये देखिए सी डी हमारे पास एक कॉर्ड है। तो सी डी से आपको यहाँ पे हमें एंगल्स दिख रहे हैं। तो एक सी डी से आप देख लो, ये एंगल बना पी वाला एंगल, तो ये वापस यहाँ पे आके रुक गया है, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, सी डी। फिर आप देखेंगे सी, ये वाला एंगल, ये भी आप देखें, ये भी कॉर्ड के थ्रू एंगल बना हुआ है। फिर ये वाला एंगल देखें, ये भी क्यू एंगल, तो ये भी सीडी से बना है। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इसको बोलेंगे। फिर यहाँ थ्योरम आती है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि इक्वल कॉर्ड, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी है और सी डी है, दोनों को इक्वल बोला है कि दोनों इक्वल हैं। तो जब दोनों इक्वल हैं, तो सेंटर पे भी ये दोनों ही इक्वल एंगल बनाएंगे। तो ये यहाँ पे बोला, इसी का जस्ट उल्टा भी इन्होंने बताया कि सर
अगर एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इक्वल देन द कॉर्ड्स है। अगर किसी दो कॉर्ड्स द्वारा, दो कॉर्ड्स जैसे ए बी है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स है, इनके द्वारा कोई एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पे और ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर निकलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बस उसका जस्ट उल्टा इन्होंने बोल दिया। फिर आते हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि कभी भी अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। इसी का जस्ट उल्टा है कि अगर आप लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अगर कोई लाइन आप ड्रॉ करते हो सर्कल से, सेंटर ऑफ सर्कल से, और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो वो लाइन 90 डिग्री बनाएगा। बस इसका जस्ट उल्टा है। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि दो कॉर्ड्स है और दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, यानी कि अगर एक 10 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 10 सेंटीमीटर है। अगर ए बी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो सी डी भी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेंटर से इनकी दूरी भी सेम होगी। अगर सेंटर से, यानी कि सेंटर से अगर ये 5 सेंटीमीटर की दूरी में है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो यहाँ पे देखो इक्वल कॉर्ड पे आपके पास दो थ्योरम्स आ गई। एक इक्वल कॉर्ड्स पे आपके दो तीन चीजें आ गई कि इक्वल कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस होती है सेंटर से, है ना, एक चीज तो ये आपको पता लगी इक्वल कॉर्ड्स में। फिर और क्या चीज पता लगी इक्वल कॉर्ड्स में आपको, कि जो इक्वल कॉर्ड सर्किल होती है सेंटर में इक्वल एंगल बनाते हैं, सेंटर में इक्वल एंगल। तो कॉर्ड से ना मेरे को दो तीन चीजें यहाँ पे पता लग गई कि जो इक्वल कॉर्ड होता है एक तो सेंटर से बराबर दूरी में होते हैं, पहला रिजल्ट तो ये मेरा निकला, और साथ ही साथ जो इक्वल कॉर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो एंगल सेंटर में बराबर एंगल बनाते हैं और सेंटर से बराबर दूरी में भी होते हैं। तो ये दो रिजल्ट मेरे इक्वल कॉर्ड्स के रिलेटेड मेरे यहाँ चीजें सामने निकल के आई हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, अब जैसे हम एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ सर्कल था, वैसे ही एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ सर्कल, यानी किसी आर्क के द्वारा एंगल बनाया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ए बी कोई आर्क है, ठीक है, ए बी कोई आर्क है, यहाँ पे भी ए सी डी कोई आर्क है। तो यहाँ पे एक चीज और आपको समझ में आती है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, फिर से देखो कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स वाली बात यहाँ पे आ गई। अगर कोई दो कॉर्ड्स सर अगर इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होंगे। इसी का जस्ट उल्टा बोल दो, अगर दो कॉर्ड्स दो आर्क्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, अगर ये दो, ये आप ये देख रहे हैं ए बी बराबर सी डी है, तो इनमें ये दोनों जो आर्क बना रहे हैं, ये दोनों जो चाप यानी आर्क बना रहे हैं वो क्या होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेम इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल या इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, बात एक है, क्योंकि कॉर्ड इक्वल्स टू आर्क, अभी हम थोड़ी देर पहले प्रूफ कर चुके हैं। अगर कॉर्ड और आर्क बराबर होंगे तो इक्वल, यही हमने पढ़ा था, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जो इक्वल कॉर्ड होती है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं, वही सेम इक्वल आर्क सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। फिर आती है ये वाली थ्योरम, अपने आप में बहुत मेन थ्योरम ये थी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और कॉर्ड ऑफ अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहां पे आप देखेंगे, तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो फिगर पे फिर से बात करते हैं, जो हमने पीछे लिखा है उसको फिर से मैं समझा देता हूं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, किसी आर्क से अगर हम एंगल बना रहे हैं एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जैसे कि ये आर्क है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ए बी आर्क है, तो ये ए बी आर्क है, इस ए बी आर्क से ही सारे एंगल बन रहे हैं, इस ए बी आर्क से ये सेंटर में भी एंगल बन रहा है और इस ए बी आर्क से ही ये ऊपर एक पॉइंट में भी एंगल बन रहा है। तो कहने का मतलब इसका क्या है कि जो सेंटर में एंगल बन रहा है, जो सेंटर में एंगल बन रहा है ये वाला, ये क्या होगा, डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहीं पे भी सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे आप बना दो, ये आपका क्या होगा, उसका डबल होगा। और दूसरा, अगर इसको मैं कॉर्ड बना देता हूँ, सेम कहानी कॉर्ड के लिए भी आती है, क्योंकि आर्क और कॉर्ड दोनों बराबर होते हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड, इसकी जगह आप कॉर्ड भी लिख सकते हो, एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड, कॉर्ड, ठीक है। एंगल सबटेंडेड, अगर कॉर्ड कोई एंगल बनाती है एट द सेंटर, सेंटर में कोई एंगल बना रही है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में वो क्या हो जाता है, वो एंगल डबल हो जाता है, ठीक है। और ये एंगल यहां भी बना सकते हैं, ये देखो, ये कॉर्ड एंगल बना रही है, ठीक है, ये यहां भी बना सकते हैं, तो यहां भी ये डबल है। तो एंगल ओ, इसको एफ मान लो, इसको जी मान लो, तो एंगल ओ ना सबका डबल है, ट्वाइस ऑफ एंगल एफ भी है, एंगल ओ ट्वाइस ऑफ एंगल जी भी है। बट अगर आप नीचे बनाते हो तो यहाँ पे थ्योरम काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग पार्ट बोला है, तो रिमेनिंग पार्ट मतलब इस कॉर्ड से ऊपर का रिमेनिंग पार्ट की बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ के आप लिख लें, समझ लें, ठीक है। फिर एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो बच्चों सेमी सर्कल में जो भी एंगल होता है हमेशा याद रखना, सेमी सर्कल में जो भी एंगल आपका बनेगा हमेशा 90 डिग्री का होगा। जैसे
एंगल मेरे पास है, तो ये एंगल, ये सर्कल मेरे पास है। तो अब इसमें मैं एक यहाँ पे मैं बिल्कुल सेंटर में सेमी सर्कल मतलब पता है ना, आधा सर्कल, तो ये सेंटर हो गया आपका। तो अब इससे जो भी एंगल बनेंगे ये, तो जो भी एंगल सेमी सर्कल में बनेगा वो 90 डिग्री का ही होगा, चाहे ये ले लो, ठीक है, चाहे ये ले लो, पर इसकी एक शर्त है, ये ए और बी दोनों को छूने चाहिए, ठीक है। तो आपका ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूं, यहाँ पे मैंने लिया ये और ये खत्म कर दिया यहाँ पे, तो ये आपका 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल में नहीं आ रहा है। अब आप देखा जाए तो सर्कल में इतना छुपा दूं ये वाला, क्योंकि ये तो इतने में एंगल बना रहा है ना, बाकी तो ये छू ही नहीं रहा है, ये केवल इस तरफ है ये एंगल, इस तरफ है एंगल, तो ये चीजें छू ही नहीं रही है ना। तो ये चीजें समझनी चाहिए आप लोगों को। तो 90 डिग्री में ये एंगल नहीं होगा, तब कर नहीं होगा जब तक अगर यही एंगल यहां से यहां जाता तो मैं बोलता कि ये 90 डिग्री होता, ठीक है। तो यानी दोनों छोर को छूना जरूरी है। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्लियर? कॉपी करो इसको। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसको लिखें पहले, फिर इससे बात करें। चलो इसको समझेंगे। अच्छा इसको हिंदी में लिख लो पहले, सिंपल है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब इसमें क्या है बच्चों, सेम सेगमेंट आपने पढ़े हैं, सेगमेंट दो तीन, एक मेजर सेगमेंट एक माइनर सेगमेंट है ना। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये कॉर्ड हमारे पास ए बी है, दिस इज ए बी कॉर्ड। तो इसी ए बी कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है ये, और इसी ए बी कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है ये, तो दोनों कॉर्ड से एंगल बन रहे हैं। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? एक ही कॉर्ड से बन रहे हैं, साथ ही साथ एक ही सेगमेंट में। एक हमने पढ़ा था दीर्घ वृत्तखंड, एक पढ़ा था लघु वृत्तखंड, एक पढ़ा था हमने मेजर सेगमेंट, एक पढ़ा था माइनर सेगमेंट। तो दोनों एंगल जो ये बन रहे हैं ये मेजर सेगमेंट के अंदर बन रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर इसको आप ए बी सी और यहाँ डी लिख दो, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी ए, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। अब आते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। ये भी अपने आप पे बहुत मजेदार, इंपॉर्टेंट, अच्छा सिंपल सा टॉपिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हम ये पढ़ेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है चक्रीय चतुर्भुज, हम बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। इसको थोड़ा चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इफ ऑल द फोर वर्टिसेस इट लाइज ऑन द सर्कल। सिंपल सी बात है, समझना इस बात को बच्चों, कि अगर सारे वर्टिसेस, ये कोने, सारे कोने देख रहे हो, एक कोना, दो कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे कोने, अगर सारे कोने सर्कल से टच हो रहे हैं, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाएंगे। जैसे ए कोना टच हो रहा है, डी भी टच हो रहा है, सी भी टच हो रहा है और बी भी टच हो रहा है, तो ये सारा सब क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाएगा, यानी चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पे स्थित होते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, एक चतुर्भुज
ABCD, a quadrilateral ABCD चक्रीय कहलाता है, साइक्लिक, चक्रीय कहलाता है, साइक्लिक कहलाएगा, कहलाता है ना, साइक्लिक लिखा ना, साइक्लिक कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष, यदि इसके चारों शीर्ष एक भुजा, यदि इसके चारों शीर्ष एक भुजा, यानी यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर, एक सर्कल मतलब वृत्त पर स्थित है, यानी कि अगर चारों एक ही वृत्त पे स्थित है, चारों वर्टिसेस, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर एक मैं यहाँ पे बता दूं, तो यहाँ पे हमने बोला ये ठीक है, तो नाम इसको दे देते हैं ABCD। तो यहाँ पे मैं साफ लिख सकता हूँ कि इसमें ABCD इज नॉट अ साइक्लिक, ये यहाँ पे साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी देखो, ये इसका ये वाला वर्टिसेस हो रहा है, ये वर्टिसेस टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, बट ये वाला टच नहीं हो रहा है। तो चारों वर्टिसेस टच होने चाहिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए, चक्रीय चतुर्भुज बनने के लिए। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको भी। ये भी अपने आप में सिंपल है। थ्योरम क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए, द सम either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180, and if the sum of the pair opposite angle of quadrilateral 180, then the quadrilateral is cyclic। वही बस जस्ट उल्टी बात, सीधी और उल्टी बात इन्होंने की है, तो ये लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो, तो हम लिख सकते हैं कि यही लिख लेते हैं पहले तो, 10.1 चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, सम्मुख मतलब अपोजिट, सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि द सम ऑफ ईदर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। और इसका दूसरा सुन लो, ये 10.1 था, ये 10.11 था, और 10.12 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। इसी का जस्ट उल्टा वो भी कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के यानी अपोजिट एंगल के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग, एक किसी भी एक पेयर का एक युग्म का योग 180 डिग्री हो, तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो चतुर्भुज चक्रीय होता है या फिर साइक्लिक होता है, सिंपल, ठीक है। तो यानी कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनमें अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ नाम दे दें ABCD, तो द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अपोजिट एंगल का कोई ऐसा नहीं है कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे या अपोजिट एंगल दोनों 180 के बराबर होंगे। इसमें मतलब है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए के प्लस कौन सा, एंगल सी बराबर 360 डिग्री, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दूसरा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री।
तो ये भी बोल, तो ये इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, सॉरी 360 बोल रहा हूँ, 360 नहीं, यहाँ पे 180 आएगा, दोनों का सम 180 होता है, ये हमने थोड़ा, ठीक है। तो अपोजिट जो ये सम्मुख कोण होते हैं, इनका जो युग्म होता है, इनका जो जोड़ा होता है, वो आपका 360 डिग्री का होता है। आई बात समझ में? तो इसको कॉपी कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, ठीक है। याद रखें कि दो वृत्त सर्गासम होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं समान हो, ठीक है। या फिर रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सेम रेडियाई होते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके बाद अभी नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट के ब्रेक के बाद, विद इन 5 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे यहाँ से सर्कल की एक्सरसाइज 5 मिनट के ब्रेक के बाद। तो फटाफट इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए क्या है, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने का, तब तक हम लौटते हैं। कॉपी कर लो। तो ये थी हमारी अभी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे विद इन 5 मिनट ब्रेक के बाद और करते हैं उस क्वेश्चन को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।